नमस्कार। यह वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि इसमें हमने एनसीईआरटी के सिलेबस में मेंशन किए गए जीवाणु जनित 7 रोगों को कवर किया है। उनके लक्षण, रोकथाम, संक्रमण और उपचार सब कुछ हमने इसमें कवर कर लिया है। तो वीडियो के किसी भी पार्ट को बिना स्किप किए कंप्लीट वॉच करिएगा और यकीन मानिए आपको एग्जाम में एक लघु उत्तरीय प्रश्न इस वीडियो से ज़रूर देखने को मिलेगा। तो विषाणु जनित रोग इससे पहले के पार्ट में आपने पढ़ लिया था और हम हेडिंग डाल लेते हैं जीवाणु जनित मानव रोग अर्थात बैक्टीरियल डिजीज इन ह्यूमन। और हम जानने वाले हैं कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानव रोग जिनमें से कुछ तो बहुत ज़्यादा दर्दनाक और घातक हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मानव में आहार, जल, वायु तथा मिट्टी में उपस्थित विविध प्रकार के जीवाणुओं के संक्रमण से अनेक रोग होते हैं। तो मानव में आहार, जल, वायु तथा मिट्टी में उपस्थित विविध प्रकार के जीवाणुओं के संक्रमण से अनेक रोग होते हैं। जैसे में आप बहुत सारे इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। हम लिखेंगे टाइफाइड, निमोनिया, रोहिणी, टिटेनस, क्षय रोग जिसको टीबी बोला जाता है, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, कुकुर खांसी आदि। ऐसे ही सुजाक है और सिफिलिस है, ये भी डिजीज़ होती हैं जिनके बारे में हम आगे जानेंगे और हमने जनन स्वास्थ्य में भी इन दोनों रोगों के बारे में जाना था। चलिए हम पहली हेडिंग डालेंगे और हमारी पहली हेडिंग होगी मोतीछरा या आंतज्वर, जिसे आप इंग्लिश नाम से बहुत ज़्यादा जानते हैं और इसे इंग्लिश में कहते हैं टाइफाइड। क्या कहते हैं? टाइफाइड बोला जाता है। और हम सभी टाइफाइड से तो ज़रूरी रूप से परिचित होते हैं क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिजीज होती है। आपके आसपास काफ़ी लोगों को ऐसा सुना होगा आपने कि टाइफाइड हो चुका है। तो इस रोग का कारक भोजन में उपस्थित जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी होता है। इस रोग का कारक भोजन में उपस्थित जीवाणु साल्मोनेला टाइफी होता है। बात करेंगे इसके संक्रमण की, तो यह रोग संदूषित भोजन व जल एवं रोगी के मल मूत्र व थूक से फैलता है। इस रोग को फैलाने में मक्खियों की विशेष भूमिका होती है। तो हम लिख लेंगे यह रोग संदूषित भोजन व जल के द्वारा फैलता है। संदूषित भोजन व जल के द्वारा फैलता है। अब चूंकि मक्खियाँ जो होती हैं इसके जीवाणु को लेकर के हमारे घर तक आती हैं, हमारे भोजन पर बैठती हैं और भोजन को क्या कर देती हैं? संदूषित कर देती हैं। अब बात करेंगे इसके लक्षण अर्थात सिम्टम्स के बारे में। तो इसके सिम्टम होते हैं सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार, कब्ज तथा जब इसकी गंभीर अवस्था होती है तो आंत से रुधिर भी निकलने लगता है और इसीलिए इसे खूनी नासूर भी कहते हैं। तो हम लिख लेंगे गंभीर अवस्था में आंत से रुधिर निकलने लगता है, इसलिए इसे खूनी नासूर भी कहा जाता है। तो यह भी बीमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। चलिए इस घातक बीमारी के रोकथाम व उपचार के बारे में जान लेते हैं कि इसका उपचार और रोकथाम क्या है।
तो सबसे पहले तो इसका टेस्ट कराया जाता है और इसका टेस्ट होता है विडाल टेस्ट। और विडाल टेस्ट से ही पता चलता है कि टाइफाइड बैक्टीरिया का काउंट ब्लड में कितना अधिक होता है। तो इसका टेस्ट विडाल टेस्ट से किया जाता है और ये बहुत ही सस्ता टेस्ट है, आसानी से 100-200 में हो जाता है और आसानी से अपने नज़दीकी पैथोलॉजी में कराया जा सकता है। बात करेंगे इसके उपचार के बारे में, तो इसके उपचार के लिए क्लोरोमाइसिन तथा टेरामाइसिन आदि का प्रयोग ये दोनों एंटीबायोटिक दवा हैं। और चूंकि ये जीवाणु के कारण हो रहा है तो ऐसे में एंटीबायोटिक दवा काफ़ी यूजफुल होती हैं। तो क्लोरोमाइसिन तथा टेरीमाइसिन आदि का प्रयोग चिकित्सक की सलाह पर किया जाता है। इसके रोकथाम के लिए अगर बात करें कि कैसे इससे बचा जा सकता है या बीमारी ना आए, क्योंकि टाइफाइड तभी फैलती है जब आप कुछ बाजारू खुला हुआ या गंदा सामान खाते हैं। तो ऐसे में इसके रोकथाम के लिए बाज़ार से खुली वस्तुएं नहीं खानी चाहिए तथा घर पर भी भोजन और पानी को ढककर रखना चाहिए और घर पर साफ़ सफाई रखनी चाहिए। तो घर पर भी यदि साफ़ सफाई रखेंगे और जल है और भोजन है अगर साफ़ होगा तो इस जीवाणु के फैलने के चांसेस बहुत कम होंगे। ऐसे में काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए भोजन और पानी को लेते समय। चलिए बात कर लेते हैं अगले जीवाणु जनित रोग के बारे में, और वह भी बीमारी काफ़ी घातक है। इसे कहा जाता है फुफ्फुसदाह। फुफ्फुस का अर्थ होता है फेफड़ों से और दाह का अर्थ होता है नष्ट कर देना, अर्थात फेफड़ों को काफ़ी तकलीफ देना। इसे निमोनिया भी बोला जाता है, तो इसे निमोनिया भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें लिख लेंगे यह रोग स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्पेलिंग याद रखिएगा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। कोकस एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु द्वारा होने वाला फेफड़ों का एक गंभीर रोग है और ये काफ़ी गंभीर होता है। फेफड़ों पर इसका असर बहुत बुरा पड़ता है, तो एक गंभीर रोग है। अब बात कर लेते हैं इसके संक्रमण के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे संक्रमण, और इस रोग का संक्रमण रोगी के कफ एवं बलगम आदि से स्वस्थ व्यक्ति में होता है। तो लिख लेंगे इस रोग का संक्रमण रोगी के कफ एवं बलगम से स्वस्थ व्यक्ति में होता है। कफ एवं बलगम से स्वस्थ व्यक्ति में होता है। अब हम अगली हेडिंग डालेंगे, जैसा कि हर रोग में डालते आए हैं, लक्षण, कि इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो लक्षण में लिखेंगे, लक्षण में अचानक शरीर का ठंडा होना, छाती में तेज दर्द, क्योंकि इसमें कुछ लक्षण इन्फ्लुएंजा के होते हैं। तो छाती में तेज दर्द, शरीर के तापमान में वृद्धि, सांस लेने में तकलीफ, चूँकि ये काफ़ी फेफड़ों पर असर डालता है, इसलिए फेफड़े का जो क्षेत्रफल होता है वह पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है गैसों के आदान प्रदान में, इसलिए सांस लेने में तकलीफ होती है। चलिए निमोनिया के रोकथाम और उपचार के बारे में जान लेते हैं कि इस डिजीज़ से कैसे बचा जा सकता है। चूँकि ये बहुत घातक बीमारी है, तो ऐसे में हम लिख सकते हैं कि रोगी को ठंड से बचाना चाहिए, क्योंकि रोगी को ठंड बहुत अधिक लगने लगती है। हमने लक्षण में लिखा था कि शरीर का तापमान जो है वो ठंडा हो जाता है, तो रोगी को ठंड से बचाना चाहिए। खाने में तरल एवं सुपाच्य भोजन देना चाहिए। साथ साथ में रोगी को पूर्ण विश्राम देना चाहिए, आराम करे वो।
और इसके साथ साथ में उपचार के लिए टेट्रासाइक्लिन इरिथ्रोमाइसिन एवं पेनिसिलिन आदि प्रतिजैविक औषधियों का प्रयोग किया जाता है। प्रतिजैविक औषधियों का प्रयोग किया जाना लाभकारी होता है। तो यह था निमोनिया के बारे में, इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। एग्ज़ाम के लिए निमोनिया बेहद इम्पॉर्टेंट होती है। तो चलिए अब जान लेते हैं जीवाणु से होने वाले तीसरे और इम्पॉर्टेंट रोग के बारे में, और वह है रोहिणी, या जिसे हम डिप्थीरिया के नाम से जानते हैं। तो जो डिप्थीरिया डिजीज़ होती है वह अधिकतर 3 से 5 वर्ष के बच्चों में होती है, और कभी कभी इसे वयस्कों में भी देखा गया है, अर्थात पाया गया है। और यह जो डिजीज़ होती है इसके टीके भी डीपीटी के टीके के रूप में लगाए जाते हैं। आपने इसके बारे में सुन रखा होगा। तो यह रोग हम लिख लेंगे, यह रोग कैरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी द्वारा होता है। कैरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी द्वारा होता है, जो कि एक जीवाणु है। तो यह रोग कैरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से होता है। यह प्रायः बच्चों को संक्रमित करता है। हम लिख लेंगे, यह प्रायः बच्चों को संक्रमित करता है, बच्चों को संक्रमित करता है। अब अगली हेडिंग डालेंगे और वह होगी संक्रमण, कि इसका संक्रमण कैसे होता है, इसका इन्फेक्शन कैसे होता है। तो यह रोग संक्रमित व्यक्ति के खांसने व छींकने से, इसका संक्रमण रोगी व्यक्ति के खांसने व छींकने से वायु द्वारा फैलता है, अर्थात वायु में वो ड्रॉपलेट्स पहुंच जाते हैं और जिनसे स्वस्थ व्यक्ति में यह रोग हो जाता है। चलिए इसके लक्षण को जान लेते हैं। तो जीवाणु द्वारा श्वसन मार्ग में एक मटमैले या सफ़ेद रंग की झिल्ली बना ली जाती है, जो इतनी बड़ी हो जाती है कि वायु मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। अर्थात श्वसन मार्ग अवरुद्ध होने से सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, जिससे बच्चा जो है वो काफ़ी बलपूर्वक सांस को खींचता है और सांस लेने की बहुत तेज़ आवाज़ आती है, अर्थात पसलियाँ भी चलने लगती हैं। और इसके रोकथाम और उपचार पे बात करें तो रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए और इन्हें एंटी सीरम का इंजेक्शन भी लगवाना चाहिए। साथ साथ में बच्चों को डीपीटी नामक टीका लगवाना चाहिए, जो कि इन्हें डिप्थीरिया, टिटनेस तथा कुकर खांसी से बचाता है। अर्थात तीनों जो डिजीज़ हैं इनसे बचने के लिए डीपीटी के टीके लगवाए जाते हैं। तो बच्चों को डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं जीवाणु द्वारा होने वाली चौथी और काफ़ी भयानक बीमारी तपेदिक या क्षय रोग के बारे में। जब तक इसके बारे में या इसकी औषधि नहीं बनी थी तब तक बहुत सारे लोगों की मृत्यु क्षय रोग या टीबी से हो जाती थी। वो खांसते खांसते तड़पते तड़पते मर जाते थे, खून की उल्टियाँ करते करते। लेकिन आज टीबी का इलाज संभव है। ऐसे में 1 हफ्ते से अधिक लगातार खांसी आने पर व्यक्ति को नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के चेकअप करा लेना चाहिए। तो यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है, जो एक छड़ा आकार अर्थात दंडाकार जीवाणु है। अब बात करते हैं इसके संक्रमण की। तो इस रोग का संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के खांसने व छींकने तथा थूक से होता है। लिख लेंगे, इस रोग का संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के खांसी, छींक तथा थूक से होता है। चूँकि जब रोगी थूकता है बाहर तो उसके माध्यम से वायु द्वारा इसके जीवाणु दूसरे स्वस्थ मनुष्य तक पहुंच करके उसे भी संक्रमित कर देते हैं और इसका संक्रमण सबसे अधिक फेफड़ों पर होता है। तो बात करेंगे, अगली हेडिंग होगी हमारी लक्षण। इसके लक्षण कौन होते हैं? तो क्षय रोग से ग्रस्त रोगी शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है।
यानी इसके वज़न में कमी होती है, ज्वर होता है, खांसी, रुधिर युक्त बलगम निकलता है, रुधिर युक्त बलगम, साथ साथ में सीने में, हर बार खांसी में सीने में दर्द होता है आदि इस रोग के लक्षण होते हैं। तो चलिए इस बीमारी के रोकथाम और उपचार के बारे में जान लेते हैं। तो ऐसे में घरों के कमरों को स्वच्छ रखना चाहिए, इनमें वायु व सूर्य के प्रकाश की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कमरे साफ रहें, रोगी के संपर्क से बचना चाहिए। तो लिख लेंगे, घर के कमरों को साफ रखना चाहिए, घर के कमरों को साफ रखना चाहिए। घर में सूर्य के प्रकाश की किरणें जरूर पहुंचनी चाहिए क्योंकि सूर्य के प्रकाश की किरणें पहुंचने से घर में बहुत सारी नकारात्मक और हानिकारक जो प्रभाव है वह नष्ट हो जाता है। और रोगी के संपर्क से बचना चाहिए, रोगी के संपर्क से बचना चाहिए। ठीक है, आसानी से याद हो जाना चाहिए कि रोगी के संपर्क से बचना चाहिए। साथ साथ में बच्चों को BCG का टीका लगवाना चाहिए। बच्चों को BCG जिसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरिन, बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरिन का टीका लगवाना चाहिए। का टीका लगवाना चाहिए, ये भी ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि BCG का टीका किस में लगाया जाता है, तो आपको इसको लिखना है। रोगी का उचित डॉक्टर से सलाह लेकर, रोगी का उचित डॉक्टर से सलाह लेकर स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये भी याद रखिएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये सब कैसी औषधियाँ हैं? एंटीबायोटिक औषधियाँ हैं। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन तथा आइसोनिएजिड आदि औषधियाँ देनी चाहिए जो कि लाभकारी होती हैं और नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से मुफ्त में TB का इलाज होता है। तो ऐसे में जानकारी जरूर देनी चाहिए। जीवाणु से होने वाला अगला रोग है धनुस्तंबा, या इसे हिंदी में धनवती कहते हैं, और जो कि एक इसका पॉपुलर नेम है टिटेनस, और टिटेनस के नाम से इसे काफ़ी जाना जाता है। और इसे एक लॉक जा का नाम भी दिया जाता है चूँकि इसमें जबड़े जो होते हैं वो लॉक हो जाते हैं। और ये भी जैसे वायरस में हमने रेबीज के बारे में सुना था कि रेबीज बहुत ज़्यादा दर्दनाक और भयंकर बीमारी है, ऐसे टिटेनस भी बहुत ज़्यादा दर्दनाक और भयंकर बीमारी है। यह रोग क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है, टिटेनी नामक जीवाणु से होता है। बात करेंगे इसके संक्रमण के बारे में कि इसका संक्रमण कैसे होता है। तो यह जीवाणु त्वचा में लगे घाव से शरीर में प्रवेश कर जाता है। जैसे ही जीवाणु शरीर में प्रवेश करता है, अंदर पहुंचता है, वह अपना गुणन प्रारंभ कर देता है और ऐसे में टेटानोस्पास्मीन नामक आविष उत्पन्न करता है। इस रोग की अवधि जो होती है 4 दिन से 3 सप्ताह की होती है और यह रोग तो बहुत ज़्यादा घातक है। इसके लक्षण देख लेंगे तो इसमें संपूर्ण शरीर के जोड़ों में दर्द होता है जिससे मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है और अधिकतर दर्द जबड़े और गर्दन में होता है। रोगी को लकवा आ जाता है अर्थात लकवा की स्थिति में पहुंच जाता है और इसके कारण उसके जबड़े जो होते हैं बंद हो जाते हैं और इस रोग के कारण शरीर की जो रीढ़ की हड्डी है वह मुड़कर धनुष के आकार की हो जाती है और इसीलिए इसे धनुस्तंबा रोग कहते हैं। यह रोग बच्चों में घर के बाहर खेलते समय जख्मी होने पर या जंग लगे लोहे के सामान से कट जाने से होता है। यह रोग रोगी के पास में रहने से भी इन्फेक्शन होता है इस रोग का। तो यह रोग बहुत ज़्यादा घातक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। और ऐसे में एक बार टेटेनस हो जाने पर रोगी की मृत्यु निश्चित हो जाती है यदि सही समय पर इलाज
ना किया जाए। तो इसीलिए कहा जाता है कि जैसे ही टिटनेस के लक्षण दिखाई दें तुरंत के तुरंत क्या करना चाहिए, इसके इंजेक्शन लगवा लेने चाहिए। और यह होशियारी आपको हमेशा रखना चाहिए, घर पर काम करते समय, पढ़ते समय, लिखते समय, खेलते समय, घूमते समय यदि कहीं भी लोहे या ऐसे अन्य धातुओं से चोट लगती है तो आपको फौरन टिटनेस के इंजेक्शन ज़रूर लगवा लेने चाहिए। चलिए रोकथाम और उपचार के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे लक्षण दिखते ही तुरंत टिटेनस एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। टिटेनस एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगाना चाहिए। साथ साथ में एंटी टिटेनस टॉक्साइड का भी इंजेक्शन लगवाया जाना चाहिए। एंटी टिटेनस टॉक्साइड, इसको लिख लीजिएगा, एंटी टिटेनस टॉक्साइड का इंजेक्शन लगवाया जाना चाहिए। ATS बोला जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में। और जब भी हल्की फुल्की चोट भी लगती है तो ATS का इंजेक्शन लगाया जाता है। यदि कोई भी जंग लगी वस्तु से जरा सा भी जंग लगी, यदि कील है, चुभ गई है, तो ऐसे में टिटनेस का खतरा बना रहता है। और साथ साथ में बच्चों को टिटनेस के बचाव के लिए DPT का टीका लगवाना चाहिए। और यदि खेल या कार्य के दौरान मामूली रूप से भी जख्मी होने पर 24 घंटे के भीतर ATS का टीका ज़रूर लगवा लेना चाहिए। चलिए साथ साथ में यह भी जान लेते हैं जीवाणु द्वारा यौन संचालित डिजीज उपदंश या सिफिलिस के बारे में। तो यह रोग ट्रिपोनीमा पैलिडम नामक जीवाणु से होता है। ट्रिपोनीमा पैलिडम नामक जीवाणु से होता है। ट्रिपोनीमा पैलिडम नामक जीवाणु से होता है कौन? सिफिलिस या उपदंश। इसका संक्रमण लिखेंगे तो यह मुख्यतया संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित लैंगिक संपर्क द्वारा होता है। यह मुख्यतया संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध द्वारा होता है। इसके लक्षण के बारे में बात करेंगे तो लक्षण लिख लेंगे, सर्वप्रथम संक्रमित स्थान पर एक बैंगनी सा वृत्ताकार घाव बन जाता है और ग्रसनी, मलाशय तथा होठों की श्लेष्मिकाओं में भी यह संक्रमण हो जाता है या हो सकता है। और लगभग 2 से 6 सप्ताह के भीतर घाव तो ठीक हो जाता है, फिर कुछ सप्ताह बाद द्वितीयक अवस्था में त्वचा पर रुधिर पर संचरण व तंत्रिका तंत्रों के अंगों में चिपचिपे पदार्थ से भरी हुई गिल्टियां बनने लगती हैं और धीरे धीरे लकवा या पागलपन आदि हो सकता है। रोकथाम और उपचार हेडिंग डाल के लिख लेंगे। रोकथाम एवं उपचार हेडिंग डाल के लिख लेंगे, रोगी को संभोग की स्थिति से दूर रखना चाहिए, अर्थात किसी भी स्थिति में उसे संभोग करने नहीं देना चाहिए और ना ही उसके साथ संभोग करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। रोगी के जूठे भोजन को नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे भी संक्रमण फैलता है, तो रोगी के जूठे भोजन को नहीं खाना चाहिए। और उपचार के लिए पेनिसिलिन टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक दवा दी जाती है और यह काफ़ी लाभकारी भी होती है। तो पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन आदि दवाएं दी जाती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं लास्ट डिजीज़ जीवाणु द्वारा। चूँकि सिलेबस में जितनी दी गई है हम उन्हें ही कवर करेंगे, और वह डिजीज़ है सुजाक, जिसे गोनोरिया नाम से भी जाना जाता है। तो यह रोग निसेरिया गोनोरी नामक जीवाणु से होता है। यह रोग निसेरिया गोनोरी नामक जीवाणु द्वारा होता है। इसका जो संक्रमण होता है, हेडिंग डालेंगे संक्रमण। इस जीवाणु का संक्रमण
मुख्यतया लैंगिक संपर्क द्वारा होता है, क्योंकि ये दोनों बीमारियां सिफिलिस और गोनोरिया यौन संचालित बीमारियां हैं, जिसे आपने जनन स्वास्थ्य वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। तो इस जीवाणु का संक्रमण मुख्यतया लैंगिक संपर्क द्वारा होता है। लैंगिक संपर्क द्वारा होता है। लक्षण में लिख लेंगे, मूत्र त्यागते समय जलन एवं मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है। मूत्र त्यागते समय जलन एवं मूत्र मार्ग में सूजन, यह इसके मुख्य लक्षण होते हैं। चलिए इसके रोकथाम के बारे में जान लेते हैं। रोकथाम और उपचार के बारे में जान लेते हैं। तो इसके उपचार के लिए या रोकथाम के लिए अधिकतर समय धूप में रहना चाहिए, अर्थात बहुत ज़्यादा अंधेरे जगह पे नहीं रहना चाहिए। और संक्रमण होने पर पेनिसिलिन एवं अर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। तो अधिकतर समय धूप में रहना चाहिए। संक्रमण होने पर पेनिसिलिन एवं अर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि दी जाती है। तो ये हमने 7 डिजीज़ेस पढ़ लिया है जीवाणु से होने वाली, और इससे पहले हमने वायरस से होने वाली 7 बीमारियों के बारे में पढ़ा है। और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन हमने इसमें 7 बीमारियों को कवर कर दिया है। यदि वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर, हमने वीडियो को कंप्लीट वॉच किया है और कौन कौन से रोग हमने इस वीडियो में आपको बताए हैं, वह भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में आप स्टेप वाइज सभी 7 रोगों के नाम लिखेंगे, जिससे आपको ये रोग याद भी हो जाएंगे। साथ साथ में हम जीवाणु, विषाणु व प्रोटोजोआ की ट्रिक भी जल्दी वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, जिनसे आसानी से आप याद कर सकेंगे। और यूं ही आप पढ़ते रहिए और सिलेबस को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। सिलेबस और नोट्स को देना ये हमारी जिम्मेदारी है, और आपकी जिम्मेदारी है कि अधिक से अधिक जितना हो सके वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। यदि इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप यूं ही पढ़ते रहिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। थैंक यू।